हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य अपने यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव्य का वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि द्रव्य क्या होता है। तो द्रव्य वह सभी वस्तुएं जो कुछ न कुछ स्थान घेरती हों तथा उनमें कुछ द्रव्यमान पाया जाता हो, उसे हम द्रव्य कहते हैं। जैसा कि हम लोग जितनी ही वस्तुओं को देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा तथा कुछ ना कुछ वो स्थान घेरेंगी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे एग्जांपल ले लें, हम वायु ले लें तो वायु देखने में तो लग रहा है कि उसमें द्रव्यमान नहीं होता है, वो स्थान कैसे घेरती है। लेकिन यदि हम लोग बैलून गुब्बारे में डाल दें वायु को तो वो भी कुछ ना कुछ स्थान घेरती है। तो हम कह सकते हैं द्रव्य में जितने भी वस्तुओं को दिखाई दे रहा है चारों तरफ, या जो भी वस्तुएं हम देख रहे हैं, सबको हम लोग द्रव्य में ले सकते हैं। फिर द्रव्य का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला हुआ भौतिक वर्गीकरण और दूसरा हुआ रासायनिक वर्गीकरण। अब हम लोग ये देखें भौतिक के अनुसार, तो मतलब क्या हुआ कि द्रव्य को भौतिक वर्गीकरण में देखें तो ठोस, द्रव, गैस, ये तीन प्रकार से हो सकते हैं। दो और पाया जाता है इसमें, एक प्लाज्मा होता है और एक होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। लेकिन वो ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादातर कोई भी वस्तु जो द्रव्य होता है वो तीन ही अवस्थाओं में देखने को मिलता है, या तो वो ठोस होगा, द्रव होगा या फिर गैस होगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, द्रव्य और द्रव में अंतर नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी द्रव्य और द्रव को एक ही समझ बैठते हैं, तो ऐसा नहीं है। द्रव्य टोटल कोई भी पदार्थ हम लोग देख रहे हैं जो भी जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरती हो, उसको हम द्रव्य कहेंगे। और द्रव हो गया, द्रव्य का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण हम लोग करेंगे भौतिक और रासायनिक के अंतर्गत। तो भौतिक का एक पार्ट है ये। ठीक है, अब हम लोग कोई भी द्रव्य देख रहे हैं तो वो तीन अवस्थाओं में पाया जाएगा, या तो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या तो फिर गैसियस स्टेट में होगा, गैस अवस्था में पाया जाएगा। जैसा कि कोई भी, जैसे ये मार्कर है तो ये क्या है, ठोस है। ठीक है, और चेयर है या फिर ये बोर्ड है, ये सब ठोस हैं। तो हम लोग देखेंगे ठोस का मतलब ठोस, द्रव, गैस में ठोस किसे कहते हैं। तो ठोस, जैसे मान लीजिए वह सभी द्रव्य, वह सभी पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। मतलब कहीं पर भी रख दें तो इनका आकार और आयतन चेंज होने वाला नहीं है, बदलने वाला नहीं है। तो जब नहीं बदल रहा है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ठोस कह सकते हैं, सॉलिड। उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे तो नमक हुआ, NaCl, रबड़, प्लास्टिक, शुगर, ग्लास, डायमंड, ये सब आएंगे किसमें, ठोस में, क्योंकि इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। कहीं पर जहाँ रखेंगे वो अपने ही शेप में, अपने ही आकार में रहेंगे, चेंज होने वाले नहीं हैं जब तक हम उनको चेंज न करें। ठीक है, दूसरा हम लोग देख रहे हैं द्रव। अब द्रव अवस्था मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हम लोग वाटर ले रहे हैं, पानी हुआ, दूध हुआ, या तेल हुआ। ठीक है, डीजल, मिट्टी का तेल, खाने वाला जो तेल होता है, जितना भी होता है सब आ जाएंगे किसमें, द्रव में। इसमें क्या होता है कि इसमें भी जो देखेंगे हम आयतन और आकार, तो इसमें आयतन तो सेम रहता है, 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा। लेकिन इसका आकार जो होता है, मान लीजिए द्रव को देख रहे हैं तो आकार जिस भी बर्तन में हम रखते हैं उसका आकार ले लेता है। जैसे मान लीजिए पानी लिए हैं 1 लीटर तो 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन यदि हम लोग उसको बाल्टी में रख रहे हैं तो बाल्टी का शेप, बॉटल में रखेंगे तो उसका शेप ले लेगा। यदि उसको हम नीचे गिरा देते हैं तो फैल जाएगा। ठीक है, तो 1 लीटर है, 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसका आकार जो है अलग अलग हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गैस। तो गैस में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वायु हो गया, या वाष्प अवस्था जो वेपर कहते हैं, हाइड्रोजन गैस हो गया, ये सब आएंगे गैसेस स्टेट में। इनका ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। मतलब 1 लीटर गैस है तो 1 ही लीटर रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि हम उसको एक छोटे से पात्र में, छोटे से डिब्बे में रख रहे हैं तो उस डिब्बे में आ जाएगा। उसको हम खोल के एक रूम में, पूरे रूम में कर दें तो रूम में फैल जाएगा। मतलब उसका आयतन जो है चेंज हो गया है। 1 लीटर था तो 1 लीटर के पात्र में आ गया था, 5 लीटर के पात्र में उसी 1 लीटर को रख रहे हैं तो 5 लीटर का पात्र। मतलब इसका ना तो आयतन निश्चित है और ना ही आकार निश्चित है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे तो ठोस 2 प्रकार का हो सकता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी ठोस होते हैं इनमें जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, ये कण बहुत ही पास पास होते हैं। और पास पास तो दोनों में होंगे, क्योंकि ठोस हम पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलीय में भी अक्रिस्टलीय में भी। लेकिन क्रिस्टलीय में क्या होता है कि इनका एक रेगुलर पैटर्न होता है। मतलब यदि हम लोग किसी ठोस में AB करके देख लें, या छोटे बड़े मॉलिक्यूल देख लें, एक छोटा है, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा है, तो इनका रेगुलर पैटर्न मिलेगा, तो उसको हम क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। यदि इन्हीं का कोई रेगुलर, एक बड़ा फिर छोटा, बड़ा फिर छोटा, इस प्रकार से रेगुलर पैटर्न ना मिले,
जैसे मान लीजिए छोटा है, बड़ा हो गया, फिर बड़ा यहाँ हो गया, छोटा हो गया, मतलब कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं है, कहीं पर भी छोटा कहीं पर भी बड़ा मॉलिक्यूल आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल में NaCl हुआ, तो इसमें है एक Na एक Cl, उसके बाद Na फिर Cl, Na फिर Cl, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा नहीं होता है कि छोटे के बाद बड़े या फिर A के बाद B के बाद, ऐसा नहीं, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोस दो प्रकार का हो गया, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ओके, अब इसमें से एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे हम लोग ठोस में टोटल क्या क्या है, NaCl नमक है, रबड़ है, प्लास्टिक, शुगर, ग्लास, डायमंड। अब इन्हीं में से देखेंगे तो क्रिस्टलीय ठोस में आ जाएंगे NaCl, शुगर, डायमंड। और अक्रिस्टलीय का एग्जाम्पल है जिसको हम अक्रिस्टलीय कहते हैं या एमार्फस सॉलिड भी कहते हैं। क्रिस्टलीय में देखेंगे तो प्लास्टिक, ग्लास, रबर, इनमें क्या होता है कि यदि हम लोग इनको कट करेंगे तो इनका स्मूथ चिकना लेयर नहीं मिलता है, ठीक है, और इनके जो कण होते हैं छोटे छोटे, इनका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ रासायनिक वर्गीकरण पर। अब रासायनिक वर्गीकरण में देखेंगे तो एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, या फिर इसको हम अशुद्ध पदार्थ भी कह सकते हैं। मतलब द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ दो में बांटा गया है, ठीक है। अब यदि हम लोग यहाँ देखें शुद्ध पदार्थ और मिश्रण किसे कहते हैं, तो शुद्ध पदार्थ में जो आएगा उसमें जो भी तत्व आते हैं, जिन कणों से या जिन तत्वों से बना हुआ है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण या शुद्ध पदार्थ, तो यहाँ पर शुद्ध पदार्थ में फिक्स होता है, फिक्स अनुपात होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ले लेंगे, जैसे हाइड्रोजन हुआ, तो हाइड्रोजन सिर्फ अकेले हाइड्रोजन H2 रहेगा, इसको हम हाइड्रोजन कहेंगे। या फिर CO2 हुआ, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। लेकिन CO3 हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए H2O है तो इसको हम जल कहेंगे। अब H3O हो जाएगा तो इसको हम जल नहीं कहेंगे, इसलिए इसको हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मतलब ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, इनका जो भी रेशियो होता है फिक्स होता है कि हाँ H2O है, या फिर मान लीजिए सिर्फ आयरन कह रहे हैं, लोहा कह रहे हैं, सिर्फ Fe ही होगा। लेकिन मिश्रण में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता है, इनका सिंबल होता है, प्रतीक होता है, फार्मूला होता है, सूत्र होता है, लेकिन इनका कोई सिंबल, प्रतीक और फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। जैसे मिश्रण में हम लोग ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अनिश्चित अनुपात होता है, जैसे 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी, 200 ग्राम चीनी कितना भी डाल सकते हैं, तो उसको हम मिश्रण कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कुछ मार्कर रेड हो, कुछ ब्लू हो, ग्रीन हो, इनको आपस में मिला दीजिए, वो भी एक मिश्रण बन गया। बालू है, कंक्रीट है, सीमेंट है, ये सब आपस में मिला देंगे, ये भी मिश्रण हो जाएगा। अब मिश्रण को दो प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले शुद्ध पदार्थ में देख लेते हैं। तो शुद्ध पदार्थ दो प्रकार से बांटा गया है, पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं तत्व क्या होता है। तो तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए हम तत्व मिलेंगे, अब इन सब में से लें तो यहाँ ये H2O को देखें तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, दो प्रकार के परमाणु से जल बना हुआ है, तो इसको हम तत्व में नहीं रख सकते हैं। यहाँ हाइड्रोजन देख रहे हैं तो सिर्फ हाइड्रोजन ही है, इसको हम तत्व में रख सकते हैं। CO2, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आ गए तो इसको हम तत्व में नहीं। तत्व का परिभाषा क्या हुआ कि वह सभी शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हों। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि तत्वों को हम किसी भौतिक अथवा रासायनिक विधियों द्वारा और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। कर भी कैसे सकते हैं, जब मान लीजिए सिर्फ आयरन है, सिर्फ आयरन ही है, लोहा ही है, तो अब लोहा को कितना भी तोड़ेंगे तो तोड़ते तोड़ते मान लीजिए लोहे को तोड़ रहे हैं तो तोड़ने से छोटा मिल जाएगा, बहुत छोटा पार्ट मिल जाएगा, लेकिन रहेगा तो आयरन ही, लोहा ही ना। इस प्रकार से यौगिक में कह सकते हैं कि वह सभी शुद्ध पदार्थ जो तत्वों के निश्चित अनुपात से बने होते हैं उनको हम यौगिक कहते हैं। वह सभी शुद्ध पदार्थ जो तत्वों के निश्चित अनुपात, अब निश्चित अनुपात का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम H2O देख रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो ये निश्चित अनुपात है, मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन का। अब यहाँ 3 हाइड्रोजन हो जाए तो हम लोग इसको जल नहीं कहेंगे, इसलिए यहाँ पर निश्चित अनुपात है, 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को भी समझ सकते हैं। इसी प्रकार से CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये सब किस में आएंगे, यौगिक में, क्योंकि इनका अनुपात निश्चित है। 1 कैल्शियम के साथ 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, तो इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कह रहे हैं, जो चॉक का फार्मूला होता है। अब आगे हम आते हैं मिश्रण में। मिश्रण भी 2 प्रकार का बताया गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण भी देखें तो मिश्रण तो समझ में आया क्या होता है। उसके बाद समांगी विषमांगी में हुआ कि मान लीजिए कोई मिश्रण है तो कई तत्वों को या फिर कई पदार्थों को मिलाया तो गया है, लेकिन उसमें दिख रहा है सिर्फ एक ही। जैसे मान लीजिए पानी में यदि चीनी मिला दें, नमक मिला दें, नींबू मिला दें, तो क्या दिखेगा, सिर्फ पानी दिखेगा, मतलब एक ही अवस्था दिख रहा है, इसलिए इसको हम समांगी, मतलब समान अंग एक ही प्रकार का दिख रहा है, तो समांगी मिश्रण कह सकते हैं। दूसरा हुआ विषमांगी। जैसे मान लीजिए हम लोग बालू और पानी को मिला देते हैं तो उसमें बालू अलग दिख रहा है, पानी अलग दिख रहा है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये विषमांगी है। या सीमेंट मिला रहे हैं और
कंक्रीट मिला रहे हैं, इन सब में अलग अलग दिखेंगे क्या क्या मिलाया गया है। तो देख के हम बता सकते हैं, इसको हम विषमांगी कहेंगे, जिसको हम देख के अलग अलग नहीं बता सकते हैं वो कहेंगे समांगी मिश्रण। ठीक है। अब हम लोग यदि तत्वों को देखें तो तत्व 3 प्रकार का होता है, धातु, उपधातु और अधातु। धातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। तो यदि हम लोग परिभाषा के हिसाब से देखेंगे तो धातु में सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। या फिर और प्रॉपर्टीज आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में कि धातुओं में चमक होता है, इनमें तन्यता पाया जाता है। ठीक है। उपधातु क्या होते हैं, सबसे पहले धातु के बाद अधातु देख लेते हैं, क्योंकि उपधातु इन दोनों के बीच में होते हैं। तो अधातु वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं या ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको हम अधातु कहते हैं। इनमें कुछ एक्सेप्शनल केस है, नहीं तो फिर खासकर इसमें कोई चमक नहीं होता है। ठीक है। और तन्यता नहीं पाया जाता है। अब एग्जाम्पल देखेंगे धातुओं में हम लोग देख सकते हैं, सोना हुआ, चांदी हुआ, कॉपर हुआ, आयरन हुआ। और अधातुओं का एग्जाम्पल देखेंगे तो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया। ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में जिनका गुण होता है, जिनका प्रॉपर्टीज होता है, उसको हम उपधातु कहते हैं। जैसे सिलिकॉन हुआ, आर्सेनिक हुआ, जर्मेनियम हुआ। ठीक है। ये सब आ जाएंगे उपधातुओं में। अब उसके बाद देखते हैं यौगिक में। यौगिक भी 2 प्रकार का बताया गया, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो यदि हम कार्बनिक यौगिक में देखेंगे तो कार्बनिक यौगिक को जीवित पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। ये रंगहीन होते हैं और सहसंयोजी बंध पाया जाता है। जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं ज़्यादातर मतलब सहसंयोजी मतलब साझी के द्वारा बंधे होते हैं। इसको हम लोग आगे चल के और डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एग्जाम्पल में देखें तो प्रोटीन हुआ, स्टार्च हुआ, पेंट हुआ, फिर लिपिड हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, ये सब आ जाएगा कार्बनिक यौगिक के एग्जाम्पल में। फिर दूसरा देखते हैं यौगिक के 2 प्रकार, पहला और दूसरा। तो पहला कार्बनिक हो गया, दूसरा है अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें होता है पृथ्वी की सतह से खनिज के रूप में जो प्राप्त किया जाता है उसको हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये रंगीन होते हैं, इनमें कलर होता है, कलर दिखाते हैं, और ये अधिकतर आयनिक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाते हैं। ठीक है। इनमें जितने भी अकार्बनिक यौगिक होते हैं इनमें ज़्यादातर करके हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। ओके। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इसका एग्जाम्पल, तो नमक हो गया NaCl, CaCl2 हो गया, H2O हो गया, KCl हो गया, अमोनिया हो गया। ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केस के हैं, जैसे मान लीजिए CO2 हुआ, CaCO3 हुआ। अब इसमें कार्बन होता है, यहाँ देखिए CO2 में कार्बन है, ऑक्सीजन है, लेकिन इसको हम कार्बनिक में नहीं रखते हैं, अकार्बनिक के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, ये आता है एक्सेप्शनल केस में, कुछ अपवाद में। ओके। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यदि हम देखें तत्व, यौगिक और मिश्रण में, तो याद करने के लिए ट्रिक देख सकते हैं कि तत्व जिनमें सिंबल होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ, H2 है, हीलियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। तो इन सब में सिर्फ सिंबल होता है, प्रतीक दिखाया गया है, तो इसको हम तत्व कहेंगे। या सिर्फ हमको एक प्रतीक दिख रहा है तो हम तत्व कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ और कुछ नहीं है, आयरन है तो आयरन के साथ और कोई भी तत्व नहीं है, तो उसको हम तत्व कहेंगे। यदि मान लीजिए इसका फार्मूला हुआ, यौगिक मतलब फार्मूला जैसे H2O हुआ, NaCl हुआ, H2O2 हुआ, CaCO3 हुआ। H2O क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं, जल कहते हैं। NaCl नमक हुआ, H2O2 परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड हुआ, फिर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो इन सब में फार्मूला पाया, तो जिसमें भी फार्मूला फिक्स रहेगा, जैसे मान लीजिए चीनी का हो गया C12H22O11, तो इन सब में फिक्स फार्मूला सूत्र होता है, तो इसको हम यौगिक कहेंगे। और मिश्रण में कोई भी सूत्र नहीं होता है, नो फार्मूला। जैसे वायु हो गया, अब उसका कोई सूत्र होता है, नहीं होता है। मृदा का कोई नहीं, फिर दूध का, उसमें भी कोई फार्मूला नहीं होता है। सीमेंट देखेंगे, उसमें कोई, तो ये सब किस में आ जाएंगे, मिश्रण में। ओके। फिर यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। अब यहाँ हम लोग देखें पहले घनत्व। ठीक है। तो घनत्व में क्या होता है, घनत्व में सबसे ज़्यादा किसका होता है, 3 अवस्था बताया गया, ठोस, द्रव और गैस। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है वो ठोस का होता है, उसके बाद द्रव का होता है, फिर गैस का होता है। मतलब क्या हुआ, यदि हम लोग ठोस, द्रव और गैस को देखेंगे, इस प्रकार से देखें बना के, तो सभी जितने भी पदार्थ हैं या द्रव्य हैं, बताया गया कि सभी छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। तो यहाँ पर जो कण होते हैं, क्या बताया गया, घनत्व। ठोस का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, द्रव, उसके बाद गैस। हम लोग ठोस, द्रव और गैस का एग्जाम्पल देखें यहाँ से। मान लीजिए तीनों ही आकार में सेम है, बराबर हैं, तो इसमें जो कण होंगे, छोटे छोटे कण, वो बहुत ही पास पास होते हैं। तो जितने आकार में ये है, इसमें मान लीजिए कि 20 कण आ रहे हैं, तो उतने ही आकार में द्रव होगा, तो इसमें 15 या 10 ही आएंगे। और इतने में ही मान लीजिए यदि ये गैस है तो इसमें 5, 6, 7 ऐसे ही रहेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि जो ठोस होता है उनके बीच में दूरी बहुत कम होता है, इनका घनत्व बहुत अधिक होता है, डेंसिटी अधिक होता है। उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे होंगे आप लोग कि
घनत्व तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? ठोस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का। मतलब किसके कण पास पास होते हैं। दूसरा है आणविक आकर्षण बल, मतलब इनमें सबसे ज़्यादा आणविक आकर्षण मतलब क्या हुआ कि इनके अणुओं के बीच जो बल पाया जा रहा है। तो अब जितने ही पास पास हैं बल के कारण ही तो हैं, अच्छे से बंधे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आणविक बल होगा वो ठोस में होगा, उसके बाद गैस द्रव में होगा, उसके बाद गैस में। मतलब क्या हुआ? आणविक बल या अंतरा आणविक बल कह सकते हैं या आकर्षण बल कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा किसमें? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, क्योंकि द्रव ठोस के मॉलिक्यूल सबसे पास पास होते हैं। फिर अगला है प्रसार। प्रसार सबसे ज़्यादा किसका हो सकता है? तो जिनके पास ऊर्जा अधिक है, यदि हम लोग देखेंगे गतिज ऊर्जा आगे, तो गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा अधिक होता है किसका? गैस का। तो जिनके पास ऊर्जा अधिक है और दूर दूर है वो बहुत दूर दूर जा भी सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रसार किसका हो सकता है? गैसों का। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि गैस है तो सबसे ज़्यादा प्रसार होगा, उसके बाद द्रव है तो उसका, क्योंकि द्रव गिराएंगे तो सिर्फ बह सकता है, उड़ नहीं सकता है, लेकिन गैस उड़ भी सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रसार हुआ गैस का, उसके बाद द्रव का और उसके बाद ठोस का, क्योंकि ठोस के जो कण हैं बहुत पास पास होते हैं, बंधे होते हैं, तो ये बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं, इनका प्रसार नहीं होता है, बस ये अपने ही स्थान पर कंपन करते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं। अगला है विसरण। विसरण मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए दो अथवा दो से अधिक पदार्थों को आपस में रखा गया, या फिर मतलब कह सकते हैं कि आपस में मिलाया गया तो एक दूसरे से मिल जाते हैं, ठीक है, फैल जाते हैं आपस में, तो इसको हम कहते हैं विसरण। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो विसरण सबसे ज़्यादा होता है गैसों में, उसके बाद द्रवों में, उसके बाद ठोसों में, जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अगला है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा मतलब क्या हुआ कि जिनके कण दूर दूर हैं, जिनके पास ऊर्जा अधिक है, वो अधिक गति करेंगे, या फिर अधिक गति करेंगे उनके पास ऊर्जा अधिक होगा। तो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा गैसों में, उसके बाद द्रवों में और उसके बाद ठोसों में। ओके, तो ये था आज का क्लास जिसे हम लोग देखें द्रव्य का वर्गीकरण। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।